हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात की, कांग्रेस के केंद्र सरकार पर तंज की, जानेंगे कि आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के नए पोस्टर में क्या है खास, और मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे पर क्यों छिड़ी रार, और आखिर में बात आईटी कंपनी में हुई छटनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने कसी कमर। जेडीयू ने अपनी पहली राजनीतिक वर्चुअल रैली का किया ऐलान। 7 अगस्त को वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे नीतीश कुमार। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ रामविलास पासवान को होगा नुकसान। महागठबंधन में आना चाहेंगे तो करेंगे विचार। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को हरी झंडी का है इंतजार। 75 दिनों से चल रहा है भूमि पूजन का कार्यक्रम। उत्तराखंड में कुंभ नगरी हरिद्वार होगी वायरलेस। बिजली के बाद केबलों को भी अंडरग्राउंड करने की तैयारी में प्रशासन। केबल ऑपरेटरों से हुई बैठक में सीसीटीवी कैमरों के साथ टीवी, इंटरनेट केबलों को भी अंडरग्राउंड करने की योजना पर बनी सहमति। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, पैन नंबर और आईटी रिटर्न की जानकारी दिए बिना सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद निकासी पर देना होगा टैक्स। बैंक ने इस बारे में ट्वीट कर दी जानकारी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेह का दौरा कर सभी को चौंका दिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां अधिकारियों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया, तो वहीं जवानों की हौसला अफजाई भी की। इसी बीच लेह दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आधा घंटे तक मुलाकात हुई। पीएम ने इस दौरान उन्हें देश के तमाम हालात की जानकारी दी। पीएम अभी हाल ही में लेह की यात्रा पर गए थे, जिसकी चर्चा देश विदेश सभी जगह हो रही है, और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बताया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया गया। बताया जा रहा है कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामले और सरकार द्वारा की गई तैयारियों को लेकर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से चर्चा की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं दोनों नेताओं के बीच लद्दाख में पड़ोसी देश से चल रहे तनाव के मामले पर भी चर्चा हुई। पीएम ने अपनी लद्दाख यात्रा के बारे में भी जानकारी राष्ट्रपति को दी। पीएम मोदी ने लद्दाख यात्रा के दौरान बिना नाम लिए पड़ोसी देश को सख्त संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। पीएम के दौरे के बाद राष्ट्रपति से ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि लेह में दिए गए पीएम के बयान पर पड़ोसी देश ने जवाब देते हुए कहा था कि हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। हमने अपने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को सुलझाया है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, सरकार इस समय 2 मोर्चों पर उलझी हुई है। पहली स्वास्थ्य मुसीबत जो अब डराने लगी है, और दूसरे देश की हिफाजत। विपक्ष इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन ऐसे मौके पर पीएम की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात क्या मायने रखती है? क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रही है, या फिर हम इसे सामान्य मुलाकात माने?
जी प्रिया, पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद की मुलाकात से सीधे किसी नतीजे पर पहुंचना तो जल्दबाजी होगी। अभी तो ये सामान्य मुलाकात ही नजर आ रही है, जिससे देश के मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अवगत कराया है। हम जानते ही हैं प्रिया कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब कितनी गंभीर हो चुकी है। इस वजह से अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है और उस पर पड़ोसी देश के साथ बढ़ा तनाव हालात को और कठिन बना रहा है। लद्दाख की घटना के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात भी नहीं हुई थी। चूंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इसीलिए भी ये जरूरी था कि पीएम मोदी राष्ट्रपति कोविंद को सारी बातों की जानकारी देते और पड़ोसी देश के साथ जो कड़वाहट पैदा हुई है उससे भी अवगत कराते। फिलहाल इस मुलाकात के बारे में राष्ट्रपति भवन ने जो ट्वीट किया है उसमें यही कहा गया है कि पीएम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रपति को जानकारी दी है। इस बयान के बाद किसी तरह का कयास लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी प्रिया। यही माना जा सकता है कि देश का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति को सभी बातों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देना चाहिए, ताकि भविष्य में पूरी तरह सोच विचार करके कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। वक्त की मांग तो यही है कि अभी देश में बिगड़ते स्वास्थ्य हालात और आर्थिक हालात को संभाला जाए और सरकार कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पहले से परेशानी झेल रही जनता पर और बोझ बढ़े। उम्मीद की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की इस ताजा मुलाकात से आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश और दुनिया इस वक्त स्वास्थ्य मुसीबत की चपेट में है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब भारत में भी इस मुसीबत ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक रोजाना 15 से 18 हजार नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज 25 हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जिसने एक बार फिर विपक्ष के हाथों केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। जी हां, बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर आज खरी खोटी सुनाई है। देश में जब स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी थी तो इससे प्रभावित मामलों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन अब जब मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो देश में अनलॉक मोड चल रहा है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ लगता है कि स्वास्थ्य मुसीबत भी पूरी तरह से अनलॉक हो गई है। जी हाँ, स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, हर गुजरता दिन स्वास्थ्य मुसीबत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटे से लगभग 25 हजार नए मामले सामने आने का मतलब है हर मिनट लगभग 17 से ज्यादा मामले। विडंबना देखिए कि इस मुसीबत की स्थिति के बीच भी बीजेपी को चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी लग रहा है, लोगों की सेहत नहीं। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के आज के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो आज 25 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल मामले 6,73,535 हो गए हैं। यही कारण है कि विपक्षी दलों के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक मोड की शुरुआत को लेकर भी कई बार कांग्रेस सरकार को घेर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस के तल्ख तेवर पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, ये देखना होगा। अब कांग्रेस जहां स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर केंद्र को घेर रही है, तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में जेडीयू भी विपक्षी दल आरजेडी पर बरस रही है। दरअसल आज आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, तो वहीं जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें आरजेडी के 24 साल को लेकर तेजस्वी को आड़े हाथों लिया गया है। अब इस पोस्टर ने सूबे में सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर वर्चुअल रैली के जरिए एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू जहां एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में फिलहाल खटपट नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच आज आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने खुले मंच से पार्टी में मची कलह को स्वीकार किया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य रखने और आपसी मतभेद मिटाने की नसीहत दी। इधर तेजस्वी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी कर आरजेडी के खिलाफ जमकर कटाक्ष किए। इस पोस्टर में आरजेडी के स्थापना के 24 साल में तेजस्वी की कथित तौर पर अर्जित की गई 24 संपत्तियों के खुलासे का दावा किया है। जेडीयू के इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को फेलस्वी यादव बताया गया है। यही नहीं, इस पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल का भी नया नामकरण करते हुए उसे राष्ट्रीय जालसाज दल बताया गया है। पोस्टर के एक हिस्से में लिखा गया है कि धन कुबेर फेलस्वी की 24 संपत्ति, ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है।
जेडीयू के इस पोस्टर में दिखाया गया है कि किस तरीके से कथित तौर पर तेजस्वी यादव ने दानापुर, पटना, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गोपालगंज के फुलवरिया जैसी जगहों पर कितनी जमीन गलत तरीके से अर्जित की है। ऐसे में अब जेडीयू के इस पोस्टर पर आरजेडी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में ऐसे और भी कई पोस्टर अभी आने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में पोस्टरबाजी का दौर अब कितना और जोर पकड़ता है ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद भी सियासत में हलचल क्यों मची हुई है। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद से एक सवाल सूबे की कैबिनेट को लेकर गूंज रहा है कि किस मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस सवाल के जवाब को लेकर मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि अब विभागों के बंटवारे का फैसला दिल्ली में होगा। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद हर चीज में वक्त लिया जा रहा है। पहले शिवराज अकेले सरकार चला रहे थे। जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो 5 मंत्रियों के साथ सरकार चलाई और फिर 72 दिन बाद अपने कैबिनेट का विस्तार किया। अब कैबिनेट का विस्तार 2 जुलाई को हो गया है, पर 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विभागों के बंटवारे पर मंथन का दौर जारी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक 14 मंत्रियों में से ज्यादातर को महत्वपूर्ण विभाग दिलवाना चाह रहे हैं। वहीं बीजेपी के मंत्री अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों पर काबिज होना चाहते हैं। इसके कारण गतिरोध बना हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई बार बात कर चुके हैं। इसी बीच अब खबर है कि विभागों के वितरण को लेकर उपजे गतिरोध को दिल्ली में पार्टी आलाकमान ही दूर करेगी, जिसके चलते एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में चर्चा करेंगे। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर ये मुद्दा सुलझाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को परिवहन, वाणिज्यिक कर, महिला बाल विकास और सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, वित्त और वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिलवाने पर अड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण विभाग सिंधिया समर्थकों को नहीं देना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया और उनके समर्थकों को नाराज भी नहीं करना चाहती। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद क्या रास्ता निकाला जाता है जिससे पार्टी को बिखराव की स्थिति से बचाया जा सके, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब शिवराज कैबिनेट में किसे कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिलती है, इसका फैसला तो बीजेपी आलाकमान करेगा। वहीं आज एक फैसला राजस्थान सरकार ने भी लिया है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने देश में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते राजस्थान में राज्य सरकार ने राज्य में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस साल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। साथ ही सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राजस्थान बोर्ड ने 15 जुलाई से परीक्षाएं कराने का टाइम टेबल जारी किया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एग्जाम की डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होनी थी और 7 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। और बुलेटिन के आखिर में अब बात आईटी कंपनी में हुई छटनी की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत अपने साथ कई और परेशानियां लेकर आई है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है देश में लागू की गई
पूर्णबंदी, जिसने कामकाज को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कंपनियों को भारी घाटा हुआ है, कई कंपनियां बंद हो गई हैं तो कई अपने नुकसान की भरपाई कर्मचारियों की छटनी करके पूरा कर रही है। इसी कड़ी में अब IT सर्विस कंपनी कॉग्निजेंट का नाम भी शामिल हो गया है, जिसने हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।